नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा, मेरे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में इस वक्त माहौल चल रहा है ब्रिक्स समिट का। जी हां, बड़ा इंटरनेशनल समिट जो कि अगले महीने होने जा रहा है 12-13 सितंबर में, और मोदी मेजबान हैं और शी जिनपिंग और पुतिन मेहमान होंगे, और इस सबसे ट्रंप जाहिर है कि परेशान होंगे। तो आज यही बात हम करेंगे कि दिल्ली G20 के बाद दिल्ली एक बार फिर एक बड़े इंटरनेशनल मंच के तौर पर दुनिया भर में सामने आने जा रही है, और इसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। खास तौर पर शी जिनपिंग और पुतिन, इन दोनों का समिट के लिए भारत आना, इस पर सारे इंटरनेशनल वॉचर्स की एक नज़र रहेगी। और उसमें भी खास तौर पर शी जिनपिंग, जो कि अब लगभग 7 साल के बाद वो आने जा रहे हैं भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही SCO समिट के लिए चाइना का दौरा किया था। मुद्दे क्या हैं उनकी बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले चाइनीज़ प्रीमियर शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन, इनका भारत आना लगभग तय माने, क्योंकि डोभाल साहब जो हैं वो चाइना में ही हैं इस वक्त, और विदेश मंत्री वो रूस में हैं। और दोनों माना ही सौरभ ये जा रहा है कि इसी वजह से मेनली ये गए हैं कि एक तरह से माहौल बनाना कि जब PM मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो या PM मोदी और पुतिन की मुलाकात हो तो टेबल पर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। भले ही उन दोनों के दौरे को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये तैयारियां पूरी ज़ोर शोर से चल रही हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से। उस हिसाब से लगभग तय माना जा रहा है कि वो लोग आएंगे ही आएंगे। पहले चाइना वाले संदर्भ में अगर बात कर ले, ज़्यादा बड़ी बात है। वो ज़्यादा बड़ी बात इस लिहाज से है कि रशिया के साथ आप एकदम से कंफर्टेबल ट्रैक पर हैं, बिल्कुल चाइना के साथ कंफर्टेबल ट्रैक पर नहीं है। तो चीन के साथ जो भारत की नीति है उसको आप देखेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अभी जैसे मसला सिर्फ इस बात का नहीं है कि बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, बल्कि उसके बाद पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए, और उसका अगला पार्ट ये रहा है कि जो आपके इकोनॉमिक ट्रेड और इस तरह की चीज़ें गुडविल बढ़े और उसमें आप कंट्रीब्यूट करें। मतलब सिर्फ बॉर्डर की समस्या नहीं है, लेकिन ये तब होगा जब बॉर्डर वाली समस्या ठीक रहे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रहे, आपस में भरोसा रहे। उसके बाद आप सोचेंगे कि बायलैटरल इश्यूज़ को कैसे देख रहे हैं, रीजन के इशू को कैसे देख रहे हैं, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आप कैसे उसमें एक दूसरे से सामंजस्य रख रहे हैं। चीन के साथ भारत की नीति स्वाब जो समझ में आती है वो ये कि एक आप कह सकते हैं कि बहुत कैलिब्रेटेड अप्रोच वाले कॉम्पिटिटिव पार्टनरशिप जो होता है ना, उस रूप में। जैसे बहुत सामान्य तौर पे सौरभ आपको ये कह दिया जाए, जैसे चीन के साथ एक चीज़ तो है ना कि अरुणाचल प्रदेश का अभी हाल का भी जो विवाद आया, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि अभी विवाद की जगह है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो चीन अपनी तरफ से पेट्रोलिंग लेके कुछ करता है, भारत अपनी तरफ से कुछ करेगा। अब अभी आपने देखा कि, और भारत की नीति समझिए कि इस दौरे, इस मुलाकात से पहले ही अगस्त के महीने में ही अरुणाचल प्रदेश के 27 नामों को भारत ने अपना नामकरण दिया। चीन इस बात से परेशान हुआ, उधर से पेट्रोलिंग की कुछ चीज़ें आई जिसे फिर भारत की तरफ से उस बात को खारिज किया गया। तो इन सारे बैकग्राउंड में ये बड़ा ज़रूरी था कि NSA वहाँ जाएं और उनके जो काउंटर पार्ट हैं, जिनके विदेश मंत्री वहाँ, उनके साथ बातचीत करके, ये दोनों बाउंड्री इशूज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। हाँ, उस मैकेनिज्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब उसका असर ही इन सब चीज़ों पर पड़ना है तो उसको कैसे हैंडल करें कि इस बीच में ऐसी कोई समस्या वहाँ से ना आए, और फिर बातचीत का जो माहौल है वो ठीक तरीके से रहे। गलवान क्लैश के बाद मुलाकात होने जा रही है। गलवान क्लैश के बाद 2019 के बाद शी जिनपिंग की ये यात्रा होगी जो इंडिया में वो आएंगे। 2020 में वो गलवान क्लैश हुआ था। भारत और चीन के संबंध को सर आप देखें, जैसे ट्रेड की अगर आप बात कर लें, ठीक, तो सामान्य तौर पर सीधे दिखेगा कि ह्यूज डिफरेंस है। $100 बिलियन का डेफिसिट है। 110 के आसपास अगर आप देखें तो 132 के आप इंपोर्ट करते हो और 120-22 के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन सौरभ, इसमें ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि आप सिर्फ रॉ मटेरियल, ये सिर्फ प्रोडक्ट, रेडीमेड प्रोडक्ट आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, रॉ मटेरियल भी कर रहे हो। मतलब ये कि उसके बाद जो आप एक्सपोर्ट करते हो उसमें उसका योगदान है। वो रॉ इंपोर्ट करके वैल्यू ऐड करके उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर उसने आपकी नाक में नकेल कसना का शुरू किया तो आपका एक्सपोर्ट जो है वो प्रभावित होगा, और वो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख लें कि सोलर में आप बड़े पावर बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके जो कंपोनेंट है आप वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। मोबाइल में आप बड़े पावर हैं,
एक्सपोर्ट में, लेकिन कंपोनेंट है वो आप वहाँ से लेते हैं। टेलीफोन में आप बड़े पावर बनने जा रहे हैं, कंपोनेंट आप वहाँ से लेते हैं। दवा जो आप बनाते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल वहाँ से लेते हैं। अगर आप उसको यूरोप से लेंगे तो कई गुना कीमतें बढ़ जाएंगी, फिर आप कम्पिटिटिव मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हेवी मशीनरी की अगर आप बात कर लें सौरभ, जिसे जितने टनल वगैरह बन रहे हैं, तो जो हेवी मशीनरी आती है वो आप चाइना से ले रहे हैं। तो कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जो कि जब आप उससे ले रहे हैं तो आपकी अपनी इकोनॉमी में वो मजबूती दे रहा है, उसके लिए आप ले रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो वो डेफिसिट है। दूसरी चीज़ की मसला सिर्फ ट्रेड डेफिसिट का नहीं, वो स्ट्रेटजिक डिपेंडेंस भी है कि कल को अगर चाहे तो आपकी नाक मरोड़ना चाहे, आपके हाथ ऐंठना चाहे तो उस काम को कर देगा। वो रेयर अर्थ बीच में ऑलमोस्ट बहुत टाइट कर दिया था रेयर अर्थ की सप्लाई। वही कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर कर दे तो फिर दिक्कत है। तो भारत की सरकार उस मामले को बखूबी समझ रही है और इस तरह से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको भारत ने पहचान कर ली है, भारत की सरकार ने, कि ये चीज़ ऐसी है जिस पे हमें हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म करनी पड़ेगी और उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जिस प्रकार का सेटअप तैयार किया जाए उन सारी चीज़ों पे काम किया जा रहा है। बट इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों देशों के बीच में, और ऑब्वियसली उन्हें लगता होगा हमारी तरफ से, हमें लगता है उनकी तरफ से, इंटेंशन पर जो शक है ना कि भारत जो है वो चैलेंजर या कॉम्पिटिटर बनना चाहता है, चीन को ये लगता है और हमें ये लगता है कि चलो वो बड़ी इकोनॉमिक पावर है, ज़्यादा ताकतवर देश है, इसमें कोई शक नहीं है, तो उसकी एम्बिशंस ज़्यादा हैं, वो बाउंड्री डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं करना चाहता। अब क्या ये जो इंटेंशन पर शक का जो गैप है ये कम किया जा सकता है? जैसे अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि डोवल साहब हमारे बाउंड्री मैकेनिज्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी विदेश मंत्री वांग यी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। सबसे ज़्यादा जो विवाद है सीमाओं का वो अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी लद्दाख, जहाँ गलवान की लड़ाई हुई थी, ये दो एरियाज़ हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर सहमति बन सकती है, जैसे हिमाचल प्रदेश के साथ आपका जो चीन का बॉर्डर लगता है, या उत्तराखंड से जो तिब्बत की सीमा जो है वो लगती है। तो इनको फाइनली इनको रिजॉल्व कर लें कि भाई इनको तो डिमार्केट कर दीजिए क्लियरली कि ये, और इसके बाद आइंदा इस पर कभी विवाद ना हो। लो हैंगिंग फ्रूट है इस विवाद का, अगर उतना भी हो पाए तो भरोसा बढ़ सकता है। निश्चित तौर पर सौरभ, लेकिन भारत हमेशा चीन की अगर अपनी नीति को देखें तो उनकी बाकी देशों के साथ भी जो नीति चल रही है, तो भारत का उसे संदेहास्पद तरीके से देखना वो लाजमी सी बात ठीक है, वो तो खुल के पाकिस्तान की मदद करता है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बाकी देशों के साथ भी जो आप करते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन भी करते हो, तो इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए नहीं करते हो, आपको उस देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना है, कर्ज के जाल में फंसाना, डिपेंडेंट कर लेता है किसी को। तो उस कंडीशन में भारत कॉशस अप्रोच तो रखेगा। और इन तीनों देशों के उदाहरण के आधार पर देख लेंगे, जैसे अमेरिका के साथ भारत ये चाहता है कि उसके साथ पार्टनरशिप रहे, रशिया के साथ भारत चाहता है कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप रहे, चाइना के साथ वो चाहता है कि कॉम्पिटिटिव पार्टनरशिप रहे। इस कंडीशन में हमारी नीति आगे बढ़ रही है। और उस अप्रोच को अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे, जैसा कि चीन के आप संदर्भ में देखें, हमारी डिपेंडेंसी तो दिख रही है। चीन के हिसाब से अगर आप समझिए कि चीन के लिए भी भारत सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, एक वैसा ताकतवर पड़ोसी देश जो कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में एक ऐसा देश जो कि रशिया के साथ भी वैसे ही है, यूरोप के साथ उसकी इतनी संभावनाएं आगे खुलने जा रही है, अमेरिका के साथ इस रूप में है। तो चीन इसको बिल्कुल भी, यही दुनिया में भारत ही देश है ना जो चीन में जो इस वक्त सप्लाई चेन्स बनी हुई हैं दुनिया के हर उद्योग की, लगभग वो धीरे धीरे भारत ही विकल्प बन रहा है। बिल्कुल। तो वहां पर चीन भी एफर्ट नहीं कर सकता कि भारत के साथ वो रिश्ते अपने खराब करे। तो दोनों ही देशों को एक दूसरे की जरूरत है, कॉम्प्लिकेशन है, जटिलताएं हैं। अब देखना, और उन जटिलताओं को जल्द से जल्द सुलझाना वो दोनों ही देशों के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि वो समय समय पे ऐसे तनाव डालते हैं जिसका असर फिर बाकी चीज़ों पर पड़ता है। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकातें कई हुई हैं, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि 7 साल के बाद वो यहाँ आएंगे और वो भी गलवान की झड़प के बाद आएंगे। उसमें भी भारत ने क्या दिखाया गलवान की झड़प के बाद कि जहाँ तक सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, भारत 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। अगर उन्होंने वहाँ डिप्लॉयमेंट की बॉर्डर पर, तो भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट की थी, मतलब चाहे 85,000 सैनिक वहाँ लगाने पड़े, जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी उसकी। एक बात तो ये हो गई चीन के नज़रिए से। दूसरा, रूस की बात कर लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त चाइना में हैं और उनकी मुलाकात हुई है। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा बार बार राष्ट्रपति पुतिन ने बताया है। और इस बार भी उन्होंने कहा कि मेरे रिगार्ड्स उनको दीजिएगा
और उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन लगातार भारत और रूस की बढ़ रही है। सरप्राइजिंगली भारत और रूस का डिफेंस के अलावा ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं होता था, और पिछली बार जब दोनों की मुलाकात हुई तो उसमें यही फैसला हुआ था कि हमें और क्षेत्रों में भी आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रपति पुतिन ने यही कहा कि वो बढ़ रहा है, लेकिन रूस हर लिहाज से भारत के लिए बहुत डिपेंडेबल पार्टनर साबित हुआ है। अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो भी चाइना और रूस की इक्वेशन को देखते हुए वहाँ भी वो एक मतलब हमारे लिए एक ऐसा देश है जो हमारे कंसर्न्स को समझ सकता है बेहतर। इसमें तो कोई दो राय नहीं सौरभ होनी चाहिए, और हमेशा उसने अपने आप को ये दिखाया है कि भारत की जो रिक्वायरमेंट है, भारत के साथ जो उसके टर्म कंडीशन है उसका वो रिस्पेक्ट करता है। भारत ने भी उसी तरीके से उसको रखा। लेकिन अब उस पार्टनरशिप को आप देखें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस तक सीमित रहे, वो अब नहीं हो रहा है। वो अब उसका बहुत एक्सपेंशन हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे पहले। सौरभ, ये लगभग तय कर लिया जा चुका है कि $100 बिलियन US तक ये ट्रेड, आपसी ट्रेड को लेकर जाना है। अभी लगभग मेरे ख्याल से 68 के आसपास होगा। लेकिन वहाँ भी ये दिक्कत है कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो भारत की तरफ से रशिया को ये दबाव डाला जा रहा है कि हमारे चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, हमारे सर्विसेज हों, हमारी सॉफ्टवेयर हो, इस तरह की चीज़ों के लिए हमें रूस अपना बाज़ार ज़्यादा एकोमोडेट करे। हमें रूस ये बता रहा है कि न्यूक्लियर पावर में हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा, टेक्नोलॉजी में, हाई एंड टेक्नोलॉजी जो चीज़ें होती है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा। मतलब ये कि डिफेंस या ऑयल का मामला सिर्फ वहाँ तक सीमित ना रहे, बायलैटरल ट्रेड को और ज़्यादा एक्सपेंड। हालांकि डिफेंस और एनर्जी ट्रेड इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है। डिफेंस ट्रेड तो क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई कि भारत अपने रक्षा ज़रूरतों का जितना कुछ इंपोर्ट करता था, जो 2015 में मोदी सरकार को आए हुए साल भर हुआ तो शायद 70% था, आज वो 12% हो गया। तो हमारा इंपोर्ट तो वैसे भी हर देश से ही कम हो रहा है। रूस से सबसे ज़्यादा होता था डिफेंस का, लेकिन वो तो अब हम अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन एनर्जी ट्रेड कितना बढ़ चुका है इस वक्त, आप 40% शायद हम अपना ऊर्जा ज़रूरतों का ज़्यादा वजह हो गई। वो तेल वाली चीज़ें जब ज़्यादा बढ़ी ना तो वो हो गई। अब रूस उसको भी चाहता है कि इसको एक्सपेंड किया जाए, और उसमें भारत की जो ज़रूरत है, न्यूक्लियर पावर में बहुत ज़रूरत है उसकी, हाई एंड जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें उसकी भारत की बहुत ज़रूरत है, बड़ी मशीनरी के क्षेत्र में उसमें बहुत ज़रूरत है। तो भारत इन सारी चीज़ों के लिए उनसे बातचीत कर रहा है। और व्लादिमीर पुतिन का, सौरभ, ये कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इसमें बहुत उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिस प्रकार की चीज़ें वो कह रहे हैं, वो अपने आप में ये सर्टिफिकेट है कि जो लोग भारत की विदेश नीति को पे सवाल खड़े करने की कोशिश करते हैं कि आप एक कैंप में चले गए, अमेरिका के कैंप में चले गए। वो देखिए वहाँ से वहीं से क्या आ रहा है, आप तो नहीं कह रहे हैं ना, ये व्यक्ति वहाँ से कह रहे हैं। और उसमें फिर वो देखना कि हाँ ये सिर्फ विदेश नीति के मतलब कि गले लग जाना और ये इस तरह की चीज़ें, ये दिखाता है। सर आज बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी या उनके टीम के जो लोग हैं वो शायद विदेश नीति को उतना ही समझ पाते हैं कि विदेश नीति का मतलब यही, वो इस बात को नहीं समझते कि उससे पहले घंटों, महीनों, कई दिन मेहनत चल रही होती है, बाद में भी चल रहा होता है। इस दौरे में भी आपको दिखेगा कि जयशंकर जी का वहाँ जाना, जाहिर तौर पे कई सारे इशूज़ ऐसे होंगे, करार ऐसे होंगे जो कि जब वो यहाँ पे आएंगे तो ब्रिक्स से अपार्ट भी वो चीज़ें देखने को मिली। कई जब पिछली बार भी मुलाकात हुई थी तो उसमें कई बहुत अहम समझौते हुए थे। मोबिलिटी नेट जो मोबिलिटी को लेकर के समझौता हुआ था, बेसिकली यहाँ के हमारे लोग जाकर के वहाँ सर्विसेज दें, वहाँ काम करें, तो बड़ी तादाद में लोग सर्विसेज और सॉफ्टवेयर, एग्रीकल्चर, ये सब हमारे बड़े सेक्टर होंगे, फार्मास्यूटिकल्स। तो अब जब पुतिन और शी जिनपिंग दिल्ली में होंगे तो ट्रंप तो जाहिर है कि थोड़ा परेशान तो वो होंगे। अच्छा, वो ब्रिक्स को लेकर के वैसे बहुत ज़्यादा शक की निगाह से देखते हैं। ब्रिक्स मतलब एक बार उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि भाई ब्रिक्स में ये चर्चा चली कि डी-डॉलराइजेशन करने की कोशिश की जाएगी, ब्रिक्स देश जो हैं वो आपसी करेंसी में व्यापार किया करेंगे। ये बात पुरानी हो गई, अब कोई कहता नहीं है उसको। लेकिन उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि फिर अगर ऐसा होगा तो मैं सारी सब देशों की इकोनॉमीज़ जो हैं उनको तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। वैसे भी उनको ये राज तो नहीं आएगा कि ये तीन बड़े देश जो हैं एक मेज़ पर होंगे। ये होंगे सारा, उसके बाद ब्राज़ील वाले भी होंगे जो उनको बहुत ब्राज़ील और ट्रंप की इक्वेशन देख लीजिए क्या है। साउथ अफ्रीका वाले होंगे और सबसे पंगा लिया हुआ है। और विशेष मेहमान के तौर पे ईरान वाले भी आ गए, अगर पेस्कियन मुमकिन है मुमकिन। हाँ, अच्छा, मिस्र, वो और बड़ी बात हो वो अगर आ गए तो आप समझिए कि उनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी परेशानी की बात होगी। और इन सारी चीज़ों में एक्सिस कौन होगा? भारत होगा वहाँ पे। जो बायलैटरल्स होंगे, जो सारी चीज़ें होंगी इन ब्रिक्स के अलावा, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे वो भारत की ताकत को और ज़्यादा मजबूती दिखाएगा। और इसमें जो लोग भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति की तुलना करना शुरू कर दिए थे इजराइल ईरान के संदर्भ में, तो वहाँ समझ में आएगा कि
यहाँ का आप स्केल देखें, डायमेंशन देखें कि किस लेवल पर भारत अपने विदेश नीति को चला रहा है और वहाँ किस चीज़ को चला जा रहा है कि अमेरिका ने जो कह दिया ईरान को आप कम्युनिकेट करते हो, ईरान ने जो कह दिया अमेरिका को कम्युनिकेट करते हो। और ये भी अगर मान लीजिए अगर ईरान के राष्ट्रपति आ जाएं या ना भी आए, अगर कोई प्रतिनिधि तो आएगा इस युद्ध में रूस का किरदार क्या है, चीन का किरदार क्या है, वो तो सबको पता है ना। बिल्कुल। तो मतलब अब फिर वही बात आ जाएगी कि अभी आप युद्ध में लेकर के जो कहा गया कि भारत एक कैंप में जाकर के बैठ गया, उसकी वजह से भारत को नुकसान हुआ, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना। तो अब इन देशों के नेताओं का भारत मतलब अगर मान लीजिए भारत खुल करके इजराइल और अमेरिका के कैंप में होता, चीन तो क्या चीन को ये बात अखरती नहीं, या मतलब और वो चाहते तो इसको इशू भी बना सकते थे। हाँ बिल्कुल सौरभ, और ठीक है कि ब्रिक्स बैठक के लिए आ रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स बैठक के लिए चाहे तो टाल भी सकते थे कि अभी उस बैठक की जरूरत G20 में नहीं आए थे, वही कह रहे हैं कि ये आराम से वो हो सकता था। तो वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। भारत सिर्फ ये दिखा रहा है कि दुनिया के हर देश के साथ हमारा जो रिश्ता होगा वो हमारे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। ट्रंप जो है आपके मतलब हमारे इंटरेस्ट को चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। अब जैसे अब आज की डेवलपमेंट ये है, इन्होंने पहले भी H1B वीज़ा, जिस पर हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले बहुत सारे लोग, इंजीनियर्स, वो टेक्नीशियंस जो हैं वो वहाँ जाकर काम करते हैं, H1B वीज़ा का 70% हिस्सा भारतीयों को जाता है। वो अभी तक जो है बड़ी नॉमिनल फीस होती थी। पहले इन्होंने $1 लाख उसकी फ़ीस की, तो इनके सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध करार दे दिया था। अब उन्होंने उसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए फिर से उतनी वही फीस जो है उसको लागू कर दिया है। और दूसरा एक और ऐसा सेक्टर है जहाँ से हमें चोट पहुँचाने के प्रयास हो रहे हैं, वो ये कि वहाँ पर उनकी हम यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो वहाँ पढ़ाई करने के बाद सीधे उनके जॉब मार्केट में एब्जॉर्ब बहुत सारे लोग हो जाया करते थे। तो अब उसके लिए उस पर भी वो बहुत एक मोटी फीस लगाने जा रहे हैं, वो इन प्रोग्रेस है। तो ये H1B वाला चैप्टर अभी उन्होंने क्लोज किया नहीं। अच्छा, ये हमको बड़ी चोट पहुँचती है इसकी। इस पर चोट पहुंचाने का मकसद सौरभ उनका मुख्यतः ये है कि वहाँ के कंपनी पर ये आर्थिक दबाव डालना चाहते हैं कि आप भारत से प्रोफेशनल्स को लेकर ना आओ, वहीं के लोगों को ले लो। उस कंडीशन में वो ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ उनकी कोई समस्या है इसके चलते वो कर रहे हैं, लेकिन असर पड़ना है हमारे ऊपर ही। हाँ, असर तो सीधे सीधे वो हमारे लोगों पर ही पड़ना है। और एक तरह से देखें तो अगर उन कंपनीज पे आप दबाव डाल रहे हैं आर्थिक बोझ डाल के, तो वो कंपनियां भी फिर सोचेंगी कि लें कि ना लें, इतने पैसे में तो फिर वहाँ से करना है। हालांकि उसके बावजूद अगर आप देखें तो उसमें बहुत फ़र्क इस लिहाज से नहीं आना है कि एक तो अपनी तरफ का टैलेंट, मेहनत करने की क्षमता इनकी, और काम को लेके जो नियत तक रहता है कि यहाँ से जो भी प्रोफेशनल जाते हैं वहाँ पे देखें तो किस प्रकार का काम करते हैं, तो उन कंपनियों के लिए तो स्वाभाविक तौर पे वो फर्स्ट चॉइस रहता है। लेकिन उसमें वो विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका अपना जो एजेंडा है सौरभ, उसी हिसाब से अगर आप देखें मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो तो उस एजेंडे पर कुछ करते रहेंगे। समस्या ये है कि लॉजिकल वे में करते नजर नहीं आते, एब्रप्ट वे में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो कथनी करनी में बड़ा अंतर है। जैसे अभी एक उनके राजदूत ने, सर्जियो गोर ने जो एक बात बताई, अभी उन्होंने कश्मीर पर देखी अच्छी बात की भारत के लिहाज से, तुम कहा कि कश्मीर भारत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फिर उसके बाद ही उन्होंने एक दूसरी बात बताई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो अभी फ्रांस में G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई थी, तो वो हमारे यहाँ बड़ा विवाद बन गया। वो कि भारत ने ये कहा था कि आप मतलब प्रेस होगी लेकिन सवाल जवाब ना हो, फोटो ऑप होगा। उसकी वजह भी भारत ने ये बताई कि हम ट्रंप पर भरोसा नहीं करते कि एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप क्या कह दें, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है। उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप याद कर लीजिए जिसमें उन्होंने अपने साथ जो दूसरे देश के नेता बैठे हैं उनको बहुत असहज कर दिया है। तो शायद भारत के ये कंसर्न रहे होंगे जो मैं मानता हूँ वाजिब थे। लेकिन सर्जियो गौर कह रहे हैं मैंने उनको ये बात बताई भी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सवाल जवाब लिया और 50 मिनट तक वो मीडिया से बात करते रहे। हाँ एग्जैक्टली सौरभ, भारत का कंसर्न यही था कि ये अनप्रेडिक्टेबल हैं, और इस टर्म का इस्तेमाल किया गया था जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली थी कि उसमें ये बताया गया था यूएस के उनके काउंटर पार्ट को, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, कि ये अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का रहता है। तो उस कंडीशन में बेहतर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंगेजमेंट ना हो, मीडिया स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट देना है वो सारी चीज़ें कर ली जाए, क्वेश्चन आंसर का सेशन ना हो। इस बात को वहाँ पे, और अब सोचिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ, जेलेंस्की के साथ जो हुआ मीडिया के सामने, कपड़ों तक को लेकर तो जलील कर दिया था, साउथ अफ्रीका वाले के साथ जो हुआ, तो उस कंडीशन में कोई भी समझदार व्यक्ति क्यों चाहेगा कि उस व्यक्ति के साथ जाके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वैसी अप्रिय स्थिति, और मान लीजिए उन्होंने कुछ किया,
आपने जवाब दिया, तो अल्टीमेटली फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान ही होना है। अगर रिश्ते खराब हों तो दोनों का नुकसान होना है, तो क्यों उस काम में जाना है? तो बेहतर है कि उसको अवॉइड कर लिया जाए। अगर आप उनका टेम्परामेंट जानते हैं, उनकी फितरत जानते हैं, तो अपनी समझदारी का इस्तेमाल तो आप कर लेंगे ना। तो भारत की सरकार ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने इसी काम को किया। वहाँ पर जो सर्जी गौर बता रहे थे कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे पूछा, इन लोगों ने उनको बता भी दिया कि हाँ भारत के ये कंसर्न है, उस पर वो सहमत भी हो गए। उसके बावजूद जाके 45 मिनट का आप इंगेजमेंट कर रहे हो, तो ये तो बता रहे हैं ना कि आप वो खुद के कंट्रोल में नहीं है। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ जो सवाल पूछा गया, जो उन्होंने जवाब दिया, वो पूरी तरह से भारत के हित में था और ज़्यादातर सवाल उनसे ही थे। और उसमें जैसे ये भी हो सकता है कि उनको ये लगा हो कि इस मंच पे पीएम मोदी के सामने मैं एक बार फिर से कर दूं कि हाँ यहाँ पर भारत का एक दोस्त बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल, इस तरह के सवाल आना, उस सवाल का और उसको आप याद कीजिए तो मैंने और आपने उस पर प्रोग्राम भी किए गई कि उसमें कोई ऐसा मौका आया नहीं जहां उन्होंने कुछ ऐसी बात कही हो जिससे अनकंफर्टेबल हो। एक सिंगल लाइन नहीं था, और उल्टे वो भारत की तारीफ करते हुए कि हाँ यहाँ पे व्हाइट हाउस में भारत का कोई मित्र बैठा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप अपने बारे में, और इस तरह की सारी चीजें कहना। लेकिन फिर भी ये बताता है कि एक प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले तो है नहीं। एक जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी आपको उसको मानना चाहिए था। अब कुछ लोगों ने कहा कि वो भूल गए, ऐसे तो नहीं होता कि आप भूल जाओ। सर वो क्या है कि किसी भी चीज को जैसे वो बहुत कैजुअल वे में लेते हैं। maybe. एक तो अमेरिका की सोसाइटी वैसी है, दूसरा उसके वो एक्सट्रीम केस हैं जो पता नहीं कुछ भी करना, कुछ भी बोलना, किसी को कुछ बोलना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी केस में ऐसा हो रहा है, जर्नलिस्ट को वहाँ क्या क्या बोल जाते हैं, क्वेश्चन आने पे कुछ भी बोल सकते हैं वो। और भारत की सरकार इस बात को समझ रही है कि इसी तरीके से इस रिश्ते को हैंडल अभी आपको करना है, इसमें आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ट्रंप का बिहेवियर, ट्रंप की मेंटलिटी, ट्रंप की जुबान, कैसे आप कंट्रोल करेंगे? ट्रेड डील का क्या होने जा रहा है फिर अभी भारत अमेरिका ट्रेड डील का? उस पर तो बस वही जो पहले जो स्थिति बताई गई थी कि बातचीत चल रही है, फाइनल स्टेज में है, उसी तरह की चीज़ें लगातार कर रही है। इमीडिएट उसका कुछ होना अभी नहीं बताया जा रहा है कि हाँ ये तुरंत कुछ होना हो। अब उसमें अड़चन क्या है? जैसे ये कहा जा रहा था कि अभी तक ये अब हम जिस वक्त में पहुंच गए हैं इस साल के, तो ये तो अमेरिका के वो जो उनके ट्रेड सेक्रेटरी वगैरह हैं वही लोग कहते थे कि ये प्रिलिमिनरी एक अरेंजमेंट तो अब तक हो जाए, अब इस वक्त तक हो जाएगा, लेकिन अब तो चुप्पी है दोनों तरफ से। हम लोग तरफ से ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि हम लोगों के अंदर एक सेक्शन जो सरकार के अलग अलग लेवल के ऑफिसर से मेरी बातचीत होती है सौरभ, उसमें ही समझ में आता है कि हम इस बात पर भी रिथिंक कर रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब बदली परिस्थिति ट्रेड डील करें भी कि ना करें, वहाँ के हाँ कोर्ट के उस डिसीजन आ जाने के बाद तो एक सेक्शन है, मतलब वो ओपिनियन देता है। तो फिर जाहिर तौर पे जब ये सोच आपके अंदर है तो आप हर चीज़ को अपनी शर्तों के हिसाब से कराना चाहेंगे, उसमें हड़बड़ी में आप नहीं है। ओके। कि तुरंत कर लिया जाए, हमें बहुत ज़रूरत है इसलिए हम करना चाह रहे हैं, वो स्थिति भारत की नहीं है। लेकिन ज़रूरत तो हमारी ही है। जैसे अभी हम चीन की बात कर रहे थे कि ट्रेड डेफिसिट है हमारी तरफ, इधर उल्टा है, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है उनको। नहीं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि ट्रेड डील कर लेने के बाद वो उसमें बहुत परिवर्तन आ जाएगा या कोई आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, वो नहीं है। ठीक है ना? तो उसको आप देखें तो बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें जो हम अलाउ भी कर रहे हैं उसमें हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ना है। तो ट्रेड डील को लेके जो शर्तें अमेरिका लाद रहा है और जिस प्रकार की टैक्स की व्यवस्था वहाँ की गई है, फिर कोर्ट वहाँ पे उसको खारिज कर दे रहा है, तो वहाँ सिचुएशन एकदम से सारा वोलेटाइल हो गया है। okay. तो भारत की सरकार उसको बहुत कॉशस वे में देख रही है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करके फिर इस चीज़ को करते हैं। बातचीत चल रही है, वो प्रोसेस में है, लेकिन हम किसी हड़बड़ी में नहीं है। और यहाँ हमारे हम लोगों की तरफ से कोई डेट नहीं दिया जाता। जो डील हुई नहीं है उसको लेके हमारे यहाँ कितना विवाद है। आप ये देखिए, चाहे एथेनॉल की बात हो, चाहे फार्म सेक्टर खोलने, कृषि सेक्टर को खोलने की बात हो, तो हमारे यहाँ तो आंदोलनों की तैयारी हो रही है उसको लेकर। हाँ, तो उसमें तो ज़्यादातर सौरभ एक पॉलिटिकल क्योंकि वो वजह रहता है कि हाँ सरकार के ऊपर अगर आपको दबाव बनाना है तो आप देख नहीं रहे हैं कि क्योंकि इथेनॉल के लिए गन्ने का इस्तेमाल हो गया इसलिए चीनी की कीमत बढ़ गई। उसमें कौन सा इथेनॉल में कौन सा गन्ना जाता है, इसमें क्या, मतलब पॉलिटिकल जब आपको आंदोलन विरोध प्रदर्शन करना हो तो वो तो अपनी जगह पर, लेकिन निश्चित तौर पर यूएस के साथ जब ट्रेड डील होगा तो उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी रहेगा सौरभ। और वहाँ पर सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी कि अगर ट्रेड डील जब होता है तो उन सारी चीज़ों को यहाँ की जनता को समझाएं, क्योंकि पॉलिटिकल अटैक उस समय होगा कि आप यूएस के दबाव में ये कर लिए, अब इतना ज़्यादा आपको वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो टर्म कंडीशन वहाँ पर रखा गया। तो उन सारे सवालों का जवाब तो भारत की सरकार को देना होगा बखूबी। अरे जैसे G20 की समिट की मैं बात करूं तो वो तैयारियां जो थी, एक वो नेक्स्ट लेवल तैयारी जो है दिखाई दे रही थी कि भाई जैसे शोकेस करना है हमें इस इवेंट को, दिल्ली को शोकेस करना है दुनिया के सामने।
उसमें बहुत सारे नेता आ रहे थे, ये बात भी सही है। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी जो हैं उस वक्त के जो बाइडन जो हैं वो भी आए थे। लेकिन नेता भले कम होंगे लेकिन ताकतवर नेता इस समिट में भी आ रहे हैं, तो वो दिल्ली में दिखना शुरू हो जाता है, वो हलचल दिखनी शुरू हो जाती है, वो अभी विजिबल है। हाँ, लेकिन सौरभ जैसे G20 वाले की बात करें तो उसमें समिट जो मुख्य समिट था वो तो था, इसके अलावा G20 की कई सारी बैठकें थी जो कि हर बड़े बड़े शहरों में हो रही थी, आपको ये याद भी था, होगा। उसको बहुत ग्रैंड स्केल पे किया था। और लंबे समय तक वो चला था कि उनके टूरिज्म मिनिस्टर का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है G20 का, तो एक कॉमर्स मिनिस्टर का हो रहा है, फिर कोई श्रीनगर में हो रहा है, फिर कोई गुजरात में हो रहा है, फिर डाउन साउथ में हो रहा है। तो वो लंबे समय तक चला, तो वो स्वाभाविक तौर पर बहुत बड़ी बैठक वो थी। ये हाई प्रोफाइल बैठक है, और क्योंकि 2 दिनों का है, 12-13 का, लेकिन निश्चित तौर पे 7-8 तारीख के बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं आनी शुरू होगी। अभी तैयारियां एकदम से उस रूप में चल रही हैं। रिपोर्ट छपरा अखबारों में होटल बुक होने शुरू हो वो गए। एकदम वो तैयारियां तो एकदम जोर शोर से चल रही हैं, और इतने हाई प्रोफाइल नेताओं का यहाँ पे जमावड़ा होना वो अपने आप में क्या बहुत दिलचस्प भी रहेगा। शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मेज पर होना, दिल्ली में होना, इस बैठक पर होना, दुनिया भर की निगाह रहेगी और हमारी भी रहेगी, उस पर आगे बात करेंगे। देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। भारत की खबर देख रहे थे आप, आज इतना ही।